फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपके साथ एक कॉमर्स और मैनेजमेंट का एक टॉपिक जिसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, 10-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शन फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि मैनेजमेंट होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट क्या है? एक सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस है जो कि मैनेजर परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, हमें हर एक चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर का ये मेन काम होता है। तो दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम थिंग्स को, मतलब चीज़ों को करवाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। एंड इसका जो मेन एम है, एम मतलब मकसद क्या है, ऑफ अचीविंग गोल्स, जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम, मतलब टाइम सर काम खत्म करना। और अगर एफिशिएंटली का मतलब देखें, एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में वो चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करना। तो इफेक्टिवली में टाइम सर काम ख़त्म करना, और एफिशिएंटली में कम से कम खर्चे पे वो काम करना, मतलब मिनिमाइजिंग कॉस्ट करनी। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन क्या दी है मैरी एंड डगलस ने। अकॉर्डिंग टू मैरी एंड डगलस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच, तो इसने भी कह दिया ना, एक प्रोसेस है बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप, मतलब कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट्स एक्शन, कोई ना कोई काम करती है, ऑफ अदर टुवर्ड्स द कॉमन गोल। तो ये भी यही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कोऑपरेटिव ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट एक्शन अपने इस तरीके से काम करता है ताकि उनका जो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव ग्रुप का जो गोल है वो हासिल कर सके। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन 3 मेन थिंग्स। 3 मेन चीज़ों पर ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का मीनिंग डिपेंड करता है। कौन कौन सी हैं? पहला, ये एक प्रोसेस है और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से काम करना है। तो चलिए इन कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैनेजमेंट के मेन काम क्या है? नंबर 1, ये एक प्रोसेस है। नंबर 2, इफेक्टिवनेस है। नंबर 3, एफिशिएंसी। इन तीनों को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज सीरीज ऑफ स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर वाइज सारे काम करने हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग, ये सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं मैनेजमेंट में, जो आने वाले टाइम पे मैं सारे कवर करूंगा। उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर वाइज चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस मीन्स इट डील्स विद परफॉर्मिंग द राइट टास्क। टास्क मतलब सही काम, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, सही काम सही टाइम जो गिवन है उसके बीच बीच में खत्म कर देते हो, तो उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है, अगर आपने किसी एक वर्कर को कहा है कि आपने एक दिन में ये 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, और अगर वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेता है तो मतलब वो इफेक्टिवली अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस है। द मेन फोकस इज टू फिनिश वर्क विद इन द गिवन टाइम या प्रिस्क्राइब टाइम। थर्ड आ जाते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद कंप्लीशन ऑफ टास्क एट लीस्ट टाइम एंड लीस्ट कॉस्ट। तो एफिशिएंसी लीस्ट टाइम और लीस्ट कॉस्ट, क्योंकि टाइम बचेगा तो टाइम इज मनी, तो टाइम इज मनी, तो पैसा भी बचेगा, और लीस्ट कॉस्ट में वो सामान बनाना। ठीक है, तो मेन फोकस इज टू फिनिश द वर्क विद लीस्ट कॉस्ट। तो एक तो ये सीरीज ऑफ प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप चल के हमें कई प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, उसके बाद अच्छी मैनेजमेंट होती है। दूसरा, काम इफेक्टिवनेस से करें, मतलब काम टाइम से खत्म कर लें, और एफिशिएंसी से करें, मतलब एफिशिएंसी का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूं कि लीस्ट कॉस्ट पे करें। तो ये तीनों को मिलाएंगे तो मैनेजमेंट बनेगी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक और टॉपिक, जो कि सीरीज ऑफ टॉपिक्स चल रहे हैं, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैनेजमेंट क्या होता है ये चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है इसकी खासियत क्या है,
इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मगर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रखिए आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। और इंट्रोडक्शन क्या होगी, वो जो मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वहां से आप इंट्रोडक्शन लेंगे। तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखिए। तो आपको तकरीबन मुझे लग रहा है 3 to 5 लाइंस की इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी पेपर में। विदाउट इंट्रोडक्शन अगर आप पेपर लिखेंगे तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, मतलब आपके 2-3 नंबर तो वैसे ही चलेंगे, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सपोज आपके 1 मार्क तो वैसे ही चलेगी। 6 मार्क्स का तो 2 या 3 मार्क्स टीचर वैसे ही काट लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट है वो गोल के हिसाब से होती है, ठीक है। तो मैनेजर जो भी काम करता है वो पहले गोल सेट करता है, उसी हिसाब से सेटिंग करने की कोशिश करता है कि मुझे किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है। तो मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू गोल ऑफ द फर्म। तो जो भी वो काम करेगा वो गोल के हिसाब से, मैनेजमेंट गोल के हिसाब से होगी। तो मैनेजर यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द गोल ऑफ द फर्म। गोल के हिसाब से करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मैनेजर को छोड़ो, मैं आपकी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका एग्जाम्पल है, अगर आपका मकसद है, गोल है कि हमने 90% लेने हैं, तो आपकी जो टाइम टेबल की सेटिंग है वो आपके हिसाब से होगी। अगर आपका मकसद है कि भाई पास ही हो जाए, बस कोई चक्कर नहीं है, तो आप मौज मस्ती ज्यादा करेंगे, आपका टाइम टेबल उस हिसाब से होगा। तो जब भी हमने कोई काम करना है गोल के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब वो है कि जो भी मैनेजर है वो जो भी गोल सेट करता है उसके हिसाब से काम करता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह अप्लाई होगी। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये वो कोई मर्जी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, हर जगह अप्लाई होती है। इसको सिंपल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स। चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एनजीओ है, चाहे हॉस्पिटल है, हर एक जगह अप्लाई होती है। तो परवेसिव मीन्स दैट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। हर एक जगह अप्लाई होगा। कोई ऐसी जगह नहीं है भाई घर में भी मैनेजमेंट चाहिए, अगर घर में मैनेजमेंट ना हो तो घर ही टूट जाएगा, या फिर सामान ही ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा सामान कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और पॉइंट नंबर 3 करते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही काम नहीं करना। मैनेजमेंट में बेसिकली 3 मेन टास्क करने, 3 मेन काम करने। तो मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इंस्टेड इट इज कंसर्न विद 3 मेन एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एवरी फर्म परफॉर्म सम वर्क। कंपनी का कोई ना कोई काम तो होगा ना, उस काम को मैनेज करना। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो बंदे रखे हैं उनको मैनेज करना। तो मैनेजिंग एम्प्लॉयर टू परफॉर्म, मैनेजिंग एम्प्लॉय आना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। मैनेजिंग एम्प्लॉय, कलर चेंज कर देता हूँ, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। मैनेजिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म वर्क। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, मतलब उनको कंट्रोल करते हैं कि किस हिसाब से उनसे काम करवाना है, और उनसे काम परफॉर्म करवाते हैं। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को मैनेज करना। ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है? टू मैनेज प्रोडक्शन साइकिल, के रॉ मटेरियल से लेकर जब तक कंप्लीट फाइनल गुड नहीं बनता, उस चीज को वर्कर के ऊपर खड़े रह के काम करवाना उनसे। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि मैनेजमेंट एक सिंगल काम नहीं है कि बस मैनेजमेंट कर दो। ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो बंदे रखे हैं, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जिस काम के लिए कंपनी खुली है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग फंक्शन है, और ये रेगुलरली परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए, एक दिन मैनेजर आए ऑफिस में और दूसरे दिन मैनेजर ना आए, तो एम्प्लॉय तो मौज मस्ती मारते रहेंगे, अपनी सीट पे ही नहीं बैठेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा एक से ज्यादा इंसान से रिलेटेड है। अगर एक ही इंसान होगा वो खुद को क्या मतलब कि उसको कोई मैनेज करने के लिए चाहिए ना। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है कि ऑलवेज डील्स विद अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट इंडिविजुअल। जो मैनेजमेंट है वो हमेशा जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनसे रिलेटेड होगा, और वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, एक इंडिविजुअल से बिल्कुल भी नहीं होगा। ईच इंडिविजुअल स्पेशलाइजेस इन हिज और हर ओन वर्क। हर एक टाइपिस्ट है वो टाइप का काम जानता है, सॉफ्टवेयर वाला वो कंप्यूटर का काम जानता है, तो हर एक बंदा अपने अपने काम में स्पेशलाइज है। मैनेजर का काम करना है कि उनको मिला के मैनेज करके उनके एफर्ट्स को यूनाइट करना है सारे एम्प्लॉयज को, और कंपनी के गोल की तरफ जाना है। तो यहाँ हमें इस पॉइंट से मिला कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले बंदे
से मतलब एक अकेले बंदे को मैनेज नहीं करना होता, कई टाइप के बंदों को मैनेज करना होता है ताकि कंपनी का गोल हासिल कर सकें। 6 पॉइंट आ जाता है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो टाइम टू टाइम चेंज की जाए। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले जिस हिसाब से फैक्ट्री को मैनेज किया जाता था, आज के हिसाब से फैक्ट्री को मैनेज करने के तरीके अलग हैं। क्यों? टाइम और सिचुएशंस और एनवायरनमेंट के हिसाब से सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके अंदर हम करेंगे मैनेजमेंट एक्टिविटीज चेंजेस विद द चेंज इन टाइम एंड सिचुएशन, और इट चेंजेस विद द चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है बिजनेस के आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको असर डालेगा बिजनेस को। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का अलग से एक चैप्टर है, वो मैं अलग से वीडियोस पोस्ट करूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक का मतलब ये कि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है एक अच्छी मैनेजमेंट एक प्योर सर्विस है जो कि फील की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। मान लो आप मैनेजर अच्छा काम कर रहा है तो आप फील कर सकते हो कि ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है और काम की एफिशिएंसी बढ़ रही है। आप मैनेजर को देख सकते हो, मैनेजर की सर्विसेज को नहीं दे सकते। तो इसमें क्या हुआ है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और जब भी आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन इंट्रो में लिखनी जरूरी है। और मीनिंग और डेफिनेशन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी की या मैनेजमेंट के क्या मेन मकसद होते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मेन क्या होते हैं कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं? दे एम, उनका जो एम है वो क्या होता है? एम इज अर्निंग मोर प्रॉफिट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो मेन मकसद है कंपनी को सर्वाइव किया जाए, उसकी ग्रोथ की जाए ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कंपनी बड़ी हो जाए। तो बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, कि भाई कंपनी जिंदा तो रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मेन मकसद होता है कि कंपनी को खड़े रखना। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर कंपनी सर्वाइव कर पा रही है तो नेक्स्ट मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि प्रॉफिट क्या करेगा? इट हेल्प्स टू एक्सपेंड द बिजनेस। जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना बिजनेस को बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट है ग्रोथ, कि भाई जो प्रॉफिट कमाए नई नई चीजों में इन्वेस्ट करो, फिर से और कंपनी को बढ़ावा करने की कोशिश करो। तो इसमें आ जाता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज। पहले एक चीज बना रही थी कंपनी, अब 2 3 4 5 ज्यादा चीजें बनानी शुरू कर देगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 3 चीजों से रिलेटेड है, कंपनी सर्वाइव कर जाए, कंपनी को प्रॉफिट हो और कंपनी की ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बी जो है बी सोशल ऑब्जेक्टिव, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें सोसाइटी के टुवर्ड्स बिजनेस की क्या कमिटमेंट है वो चीज डिस्कस करेंगे। तो इट डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, क्योंकि बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो सोसाइटी के साथ ठगी वगैरह नहीं ना होनी चाहिए और सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव देना चाहिए। उन चीजों को सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? नंबर 1, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि जो रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सप्लाई करे। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, जैसे आपने देखा होगा कि कई कंपनियां ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हैं या खाने का इंतजाम करती हैं गरीबों के वगैरह वगैरह, इस टाइप का कोई काम करना चाहिए। नंबर 3, जनरेशन ऑफ वेल्थ, पैसा कमाए तो पूरे मुल्क का फायदा होगा। ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स वगैरह दे। फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर कम्युनिटी, पुअर कम्युनिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। जैसे आईटीसी एक कंपनी है, वो क्लासमेट एक्सप्रेशन की कॉपीज बनाती है, उसके पीछे उसने पूरा का पूरा अपनी मशहूरी की हुई है कि भाई हम जो भी एक कॉपी बेचेंगे उसमें से 1 रुपया गरीब लोगों को जाएगा। तो इस टाइप की फाइनेंशियल हेल्प करे पुअर की। यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स, ये ना हो कि वो इस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जो पोल्यूशन वगैरह बहुत करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्क विद एनजीओस, एनजीओस के साथ हाथ मिला के मतलब पूरे के पूरे मुल्क की और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करे। ठीक है, तो ये हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो कि समाज के लिए मतलब पॉजिटिव चीजें होती हैं कि कोई भी बिजनेसमैन समाज को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। जितना अच्छा सोशल ऑब्जेक्टिव करेगा उतना कंपनी खुद ही मशहूर हो जाएगी और लोग ज्यादा से ज्यादा उसका सामान खुद ही खरीदेंगे। थर्ड आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। इट डील्स विद द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका मेन मकसद क्या है। सबसे पहला उनका ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिव सैलरी, सैलरी को वेजेस या रिमुनरेशन भी कह देते हैं, कि उनको अच्छी सैलरी मिले। और मेन मकसद क्या है? उनकी प्रमोशन हो जाए, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले और पर्सनल ग्रोथ हो उनकी। तीसरा आ जाता है पीर रिकॉग्निशन, पीर होता है जो आसपास काम कर रहे हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, और रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोलीग्स एंड सोशल नीड्स। आपने देखा होगा जब भी आप मैगडी या फिर कहीं भी इस टाइप के
एमएनसी जॉइंट पे खाने जाते हैं तो ज़्यादातर मैंने मैकडी में देखा है कि उसमें एक चार्ट लगा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कि भाई जिसने सबसे ज़्यादा सेल्स की उसकी फ़ोटो सबसे ऊपर लगी होती है, ताकि लोगों को भी पता लगे ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ऐसा है वैसा है, उसकी मशहूरी कर देते हैं, थोड़ा उसको खुश बना देते हैं। तो बेसिकली पीयर रिकॉग्निशन उससे रिलेटेड है कि भाई हमें समाज में लोग जाने और आसपास के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारी इज्जत करें। फोर्थ पॉइंट, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होने चाहिए। अगर अच्छी मतलब वर्किंग कंडीशन है, अगर आपको गंदगी में काम कराया जा रहा है तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन है तो आपका और ज़्यादा मन लगा के काम करने का मन करेगा। तो हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन में काम कराया जाए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स चल रहे हैं, मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा है, तो आप प्लीज पीछे जाके पहले पूरी सीरीज देखिए, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में कि मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैनेजमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन इंट्रो में देनी बहुत जरूरी है। 3 to 5 लाइन्स की होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो काम तमाम समझो, आपके नंबर तकरीबन थोड़े वैसे ही कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने ये मीनिंग डेफिनेशन पिछले वीडियोस में दी हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। जब भी आप मैनेजमेंट करते हैं अच्छे तरीके से, तो ग्रुप गोल जो कंपनी का गोल होगा वो अच्छे तरीके से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट होगी तो सब में कोऑर्डिनेशन होगी। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं लिखता हूं, बिकॉज मैनेजर ऑलवेज इंटीग्रेट्स या यूनाइट्स, क्या करती है, ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट करती है टुवर्ड्स द गोल ऑफ द फर्म। तो अगर जितने भी बंदे एक कंपनी में अगर वो कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो जो कंपनी का गोल है वो आसानी से हासिल हो सकेगा। मगर अगर कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे, एक अपनी मर्जी कर रहा है, दूसरा आ रहा है नहीं आ रहा है, इनडिसिप्लिन से क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर कंपनी का गोल कभी हासिल नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अच्छी मैनेजमेंट होगी तो ग्रुप गोल को अच्छे से अचीव किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना एफिशिएंसी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, लीस्ट कॉस्ट एंड लीस्ट टाइम में काम खत्म हो जाएगा। तो मैनेजर परफॉर्म ऑल द टास्क्स, या मैनेजर परफॉर्म्स टास्क्स इफेक्टिव जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पे इफेक्टिवली आना था, चलो मैं रब करके लिख लेता हूँ, कभी कभी स्पीड में हो जाता है, तो यहाँ लिख लेता हूँ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। स्पीड में कभी कभी हो जाता है, जज्बात में बंदा बह जाता है, ठीक है। तो मैनेजर परफॉर्म्स टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इट मींस दैट टास्क विल बी परफॉर्म्ड एट लीस्ट कॉस्ट एंड टाइम। कि अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो टास्क जो है लीस्ट कॉस्टिंग भी कम आएगी और टाइम पे भी काम खत्म हो जाएगा, और कम से कम टाइम पे खत्म होगा, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब भी मैनेजमेंट होती है इससे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। डायनेमिक मतलब टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं। तो मैनेजर ऑलवेज ट्राई टू चेंज the management act or activities due to regular changes in the environment. It keeps the organization dynamic. अगर मैनेजर टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेगा तो फिर वो तो पुराने जमाने का बन जाएगा ना। तो मैनेजर को हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है और नए नए तरीके जो है इन्वेंट करने पड़ते हैं कि वो बंदों को, मशीन्स को, मैन को कैसे कंट्रोल करे ताकि वो एकदम अपडेटेड रहे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली डायनेमिक का मतलब है कि टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के तरीके को चेंज करना। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एम्प्लॉयज के हैं उनको अच्छी तरह से हासिल किया जा सकता है। अ गुड मैनेजर विल इंक्रीज द प्रॉफिट्स, उससे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज एंड पर्क्स भी बढ़ेगी। तो जो जितने भी पर्सन जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं उनका भी भला हो जाएगा अगर एक अच्छा मैनेजर अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज करेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। भाई जितना अच्छा मैनेजमेंट होगी उतना ही कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, और जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो सोशल ऑब्लिगेशंस या सोशल ऑब्जेक्टिव्स तभी पूरे करेगी ना। सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, जो भी कंपनी है उसका समाज के लिए क्या मतलब रोल है। उसमें मैंने सोशल ऑब्जेक्टिव्स का पूरा पार्ट कवर किया है पिछली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के भाई मतलब हाई क्वालिटी का माल देना, जेन्युइन रेट पे हेल्प करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना वगैरह वगैरह। जितने भी ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कंपनियां करती हैं ना अपनी मशहूरी करने के लिए, मतलब एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है, सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी तरह मैनेज होगी तभी वो प्रॉफिट कमाएगी तभी इन चीजों के लिए उसके पास पैसा होगा। तो सिंपल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एफिशिएंट मैनेजर परफॉर्म्स द सोशल ऑब्लिगेशंस which are vital for the survival of its own business, that is same as
इन द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वही सारी बातें इसमें हमने लिखनी है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैनेजमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर क्या है ये चीज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये एक साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है। किस तरीके से, चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। तो फर्स्ट हेडिंग मैंने बनाई है, मैनेजमेंट इज अ साइंस। कोई भी चीज साइंस होती है, कोई भी सब्जेक्ट साइंस होता है जो सिस्टमेटिक स्टडी करता है, ठीक है। तो बिकॉज इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो क्योंकि ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये स्टेप बाय स्टेप स्टडी करती है। हर एक जो इसने थ्योरीज वगैरह दी हैं वो स्टेप बाय स्टेप दी हैं और उनके पीछे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है, इसीलिए इसको साइंस कहा गया है। तो बेसिक फीचर्स एज अ साइंस आर, नंबर 1 सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज देती है। नंबर 2 प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर करके सेट किए गए हैं। जो फ्योल वगैरह ने जो प्रिंसिपल बनाए हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आए हैं। नंबर 3, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इनकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह अप्लाई होती है, हर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कहीं भी चले जाओ तो मैनेजमेंट, इवन घर पे भी अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी तो घर की तबाही हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक साइंस है क्योंकि इसके 3 रीजंस मैंने आपको बता दिए। पहला रीजन, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। प्रिंसिपल्स जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर जगह अप्लाई होती है। अब चलिए शुरू करते हैं। एक नेक्स्ट जो इसका सेकंड हाफ था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। आर्ट क्या होता है? बेसिकली आर्ट होता है स्किल, एक हुनर। तो मैनेजमेंट एक आर्ट इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्किल्स। जो भी ये जो मैनेजमेंट है ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि आप पढ़ तो हर कोई लेता है थ्योरियां, मगर हर कोई बिजनेसमैन तो नहीं ना बन सकता, हर कोई अच्छा मैनेजर तो नहीं ना बन सकता। बिकॉज इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी क्रिएटिविटी, हम किस तरीके से सिचुएशन के चेंज होने से काम करेंगे, और हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट या स्किल जो है ये क्यों होती है आर्ट? ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरीज। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के हर एक बंदा अपने अपने हुनर के हिसाब से, स्किल के हिसाब से इसको अप्लाई करता है। एंड बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, इसलिए ये एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो प्रैक्टिकली अप्लाई की जा सके। तो ये साइंस तो है ही है और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है क्योंकि लोग थ्योरियां पढ़ते हैं और फिर जाके उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो ये एक साइंस भी है, ठीक है, और ये एक आर्ट भी है। इट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कितने लेवल्स का काम होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट डज नॉट मीन अ सिंगल पर्सन। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि एक ही बंदा है और वही सारी की सारी फैक्ट्री चला रहा है या सारी की सारी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ये ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, एक से ज्यादा इंसान होते हैं। when a large number of people or persons are employed at different levels to perform their different activities, such persons are required to be managed by different levels of manager। अगर एक बड़ी फैक्ट्री है उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैनेजर्स चाहिए जो उनके सर पे खड़े रह के काम करा सकें। सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट लेवल्स, अगर डिफरेंट लेवल्स पे काफी ज्यादा बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं, ठीक है, टू परफॉर्म देयर डिफरेंट एक्टिविटीज, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, सच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, उन पर्सन्स को रिक्वायर क्या चाहिए? टू बी मैनेज्ड, मतलब उनके सर पे कोई ना कोई तो होना चाहिए एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट उनके सर पे होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से इंसान आ जाते हैं? जो कंपनी के टॉप शॉट होते हैं, एकदम हाई फाई, जो कंपनी चला रहे होते हैं। बेसिकली इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ एक्सेट्रा। तो ये वो बंदे हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना शायद कंपनी ही नहीं होगी। मिडिल लेवल मैनेजर में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। और सुपरवाइजरी लेवल पे आ जाते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से लोग आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टॉप मोस्ट और सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप के सीनियर मोस्ट एंड टॉप मोस्ट बंदे इसमें आ जाते हैं। चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, जनरल मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो बंदे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। और इनका काम क्या है, ये करते क्या है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन में। तो चलिए मेन फंक्शन शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। कि कंपनी का मेन मकसद क्या होगा? प्रॉफिट कमाना है, सेल्स कमाना है, क्या करना है, प्रॉफिट सेल्स मिक्स स्ट्रेटजी अपनानी है। तो कंपनी का जो भी मकसद होगा ये डिस्कस करेंगे और यही डिसाइड करेंगे। फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, ये टॉप लेवल पे कंपनी के प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या रहेंगी और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या क्या रहेगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो इनके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो बंदे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यही सारे उनको जो है वो बताएंगे कि तुमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उनको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को असेंबल करेंगे। जैसे कंपनी के फिक्स एसेट्स, पैसा, वर्किंग कैपिटल, सारा का सारा पैसा और जो सारे के सारे जो बिजनेस को चीजें चाहिए उन सब चीजों को इकट्ठा करेंगे। जैसे पैसा, मैन मटेरियल वगैरह वगैरह, मतलब ये सारी चीजें इकट्ठा करके काम कराएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी सर्वाइव करेगी या कंपनी डूब जाएगी, इन्हीं के डिसीजन पे बेस्ड है। तो ये यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंपनी आगे जाएगी या कंपनी खत्म हो जाएगी। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, लाइजन होता है लिंक होते हैं। ये किसके बीच में लिंक है? ये लिंक है किसके बीच में? ये बेसिकली बाहर वाली जो कंपनी के बाहर जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, कोई और कंपनी या कोई फॉरेन कंपनी, उनसे लिंक क्रिएट करते हैं कंपनी का। तो इसलिए इनको कहते हैं लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन मींस लिंक विद अदर्स लाइक गवर्नमेंट एंड अदर फर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं कि कोई बिजनेस में चेंज तो नहीं करने की जरूरत, कोई हमारा बिजनेस नीचे तो नहीं जा रहा, कोई फ्यूचर में कॉम्पिटिटर तो नहीं उठ गया। तो सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट की ये स्टडी करते हैं। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ देयर बिजनेस। अगर बिजनेस का सोसाइटी पे कोई भी असर पड़ता है, पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सब किसकी है? इन्हीं की है। ठीक है, तो जितने भी सोशल इम्प्लीकेशंस होंगे बिजनेस के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की होगी। अब कंक्लूजन करते हैं। तो मेन फोकस इनका क्या रहता है? प्लानिंग करना कि आने वाले टाइम पे कंपनी क्या करेगी, किस किस तरीके से करेगी, और ऑर्गेनाइज करना। तो इनका मेन फोकस सिर्फ दो ही चीजों पे होता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इससे पुरानी वीडियो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, आप उन पे जाइए और उनको चेक कीजिए। तो नंबर वाइज देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है। तो टॉप लेवल के नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ departmental heads, that is sales department head, finance department head, purchase department head, अदर टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट हेड्स भी सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके मेन काम क्या है। सबसे पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बना के इनके ऊपर थोप देगा कि भाई तुमने ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना है, तो ये क्या करेंगे? ये अपनी नॉलेज और एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस से बताएंगे कि ये काम हो भी सकता है कि नहीं। तो ये इंटरप्रेट करेंगे उनकी पॉलिसीज कि भाई ये इस तरीके से हमने काम करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उनको बताएंगे जाके कि भाई ये चीजें हो सकती हैं और ये चीजें नहीं हो सकती। तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसका, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। ये देखेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट का काम क्या है और अपने डिपार्टमेंट के काम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। थर्ड, रिक्रूटमेंट करेंगे, बंदों को सिलेक्शन करेंगे और उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। बेसिकली रिक्रूटमेंट होता है ज्यादा से ज्यादा बंदों को जॉब्स के लिए इनवाइट करना, सिलेक्शन उनमें से छांटी करके जो हमें अच्छे बंदे चाहिए वो रखे, और उनको अपॉइंट करना, मतलब जो भी जगह खाली है उसकी जगह पे बंदे बैठा देना, मतलब अपॉइंट कर देना प्रॉपर जो उनकी प्लेस है। तो ये अपने जितने भी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है उससे उसके अंदर जो है वो जॉब्स वगैरह जो है बंदों को देंगे। फोर्थ आ जाता है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट
एबिलिटी। ये क्या करते हैं, ये पंप देते रहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट के अंडर इनके बंदे काम करते हैं उनको पंप देंगे, मोटिवेट करेंगे, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ये बोनस मिल जाएगा, वो बोनस मिल जाएगा। उस चक्कर में लोगों को पंप दे देते कि काम करवा देते हैं। नेक्स्ट, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। इनका मेन मकसद दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेशन भी होता है, क्योंकि लड़ाई थोड़ी ना होगी, लड़ाई तो करनी भी नहीं चाहिए। एक कंपनी में आपस में मतलब कंपटीशन थोड़ी ना करेगा एक डिपार्टमेंट दूसरे से, तो कॉपरेशन से चलता है। तो मेन मकसद इनका ये होता है कॉपरेट करना जो अदर डिपार्टमेंट्स है, ताकि कंपनी के गोल को हासिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर है, इनके नीचे जो आ जाते हैं, इसके जो नीचे जो लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर ये खड़े हैं ताकि उनसे काम कराया जाए। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और अब कंक्लूजन निकालते हैं। तो इनका मेन फोकस क्या होता है, स्टाफिंग, बंदे भर्ती करना और कोऑर्डिनेशन करवाना ऊपर वाले और नीचे वालों के साथ, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, सुपरिटेंडेंट लेवल, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, जो कि एक सीरीज ऑफ मैनेजमेंट हमारी चल रही है, किस तरीके से मैनेज होता है, किस तरीके से कौन कौन से लेवल है। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो बेसिकली सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, क्लर्क एटसेट्रा। तो मैनेजर्स अंडर दिस लेवल परफॉर्म द एक्टिविटीज प्लान्ड बाय टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। जो भी टॉप लेवल के बंदे हैं कंपनी के, टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान्स बनाते हैं, उनको अप्लाई कौन करवाता है, नीचे वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सीधा लेबरर्स के ऊपर काम करते हैं और उनसे खड़े होकर काम करवाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को समझाना है। तो मेन फंक्शंस क्या है, नंबर 1, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मशीन में दिक्कत है या कोई किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है, तो ये मिडिल लेवल को बताएंगे। ठीक है, और मिडिल लेवल ऊपर वालों को बताएगा। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, तो नीचे वाले लेवल पे वर्कर्स के लिए एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना वो इनकी जिम्मेदारी है। तो डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, तो इनका मेन मकसद है सुपीरियर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, मतलब मिडिल लेवल के साथ, और सबऑर्डिनेट जो लोअर लेवल पे लेबरर्स काम कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना। तो बेसिकली नेक्स्ट इनका फोर्थ पॉइंट आ जाता है लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर की सेफ्टी के लिए काम करना। ये ना हो कि वर्कर का करते करते हाथ कट गया और फिर कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्टिंग पड़ जाएगी। तो ये वर्कर की सेफ्टी के लिए खड़े होकर काम करवाते हैं वर्कर से अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो इनका मेन मकसद होता है क्वालिटी वाइज काम कराना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, सही टाइम पे सही कॉस्ट पे उस काम को खत्म करवाना। 6th पॉइंट आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मॉरल ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं उनके मॉरल को बूस्ट करना। बूस्ट कैसे करेंगे, उनको पंप दे देंगे कि भाई आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फालतू के लारे लप्पे लगा देने। लारे लप्पे पंजाबी वर्ड है जिसको कहते हैं कि झूठे वादे कर देने। ठीक है, उस टाइप से करके जो है वर्कर काम कराता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे वादे झूठे ही करेंगे, क्या पता कुछ सच्चे भी हो जाए, मगर वर्कर तो वर्कर ही है ना, वर्कर को मालिक तो नहीं ना बना सकते ये। 7th पॉइंट, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी वर्कर है वो काम करते करते जो मटेरियल है वो वेस्ट ना करें, ये सर पे खड़े होकर देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन देखेगा, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेक्शन विद एक्चुअल वर्कफोर्स, जो एक्चुअल वर्कफोर्स है, जो लेबर है ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही है, उसके साथ अच्छी इंटरेक्शन बना के रखना, ये भी इसका मेन फंक्शन है। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि इसका मेन फोकस क्या है। डायरेक्टिंग, मतलब जो ऊपर काम आए उनको डायरेक्ट करना लेबरर्स को कि भाई इस तरीके से काम चाहिए, इतना चाहिए। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में ये देखना कि भाई वो काम अच्छे से कर भी रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो उनको पॉजिटिव या नेगेटिव करना। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह के लिए अप्रिसिएशन देने की कोशिश करना, और अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो उनको वार्निंग वगैरह देनी। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो प्लान किया है उसी के हिसाब से काम करवाना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी लिखनी है इंट्रोडक्शन में। टीचर पे बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो 1-2 नंबर तो वैसे ही चलेंगे। एंड मीनिंग और डेफिनेशन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले उसको जाके चेक कीजिए। तो बेसिकली देयर आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए, और ये एक एक चैप्टर भी होते हैं मैनेजमेंट में जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। पहला, प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, पहले से सोच के रखना, पहले से डिसाइड करना कि व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, हु इज गोइंग टू डू इट कौन करेगा ये काम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्लानिंग में पहले से एडवांस में हम प्लान करके चलते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या, कब, कैसे, कौन, क्यों, ये सारी चीजें प्लानिंग में होती हैं। तो प्लानिंग ब्रिजेस अप या ब्रिजेस गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे
एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो प्लानिंग से ये हासिल किया जा सकता है कि कहाँ हम आज खड़े हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं और क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं। एक अच्छा प्लान होगा तो जहाँ हम जाना चाहते हैं वो रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा और फटाफट से हम अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद डिसाइडिंग, इसका मतलब होता है डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी का ढांचा डिसाइड करना, फ्रेमवर्क डिसाइड करना। इसके अंदर आ जाता है हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट्स हमें चाहिए, हाउ मेनी पोस्ट, कितने बंदे चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, कैसे किस किस को कितनी अथॉरिटी देनी है, कौन से मैनेजर को कितनी पावर्स देनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है अमंग डिफरेंट पीपल। ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आ जाता है। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग डील्स विद रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जॉब के लिए अप्लाई करवाना, सिलेक्टिंग, उनकी सिलेक्शन करना, जो हमें चाहिए वो रखो बाकी सब निकाल दो उसमें में से, और अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज, उनको अपॉइंट करना जिसलिए उनको चूज किया, और असाइनिंग देम ड्यूटीज, उनको ड्यूटीज दे देना। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसकी डेडिकेटेड वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग डील्स विद प्रोवाइडिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स, वर्कर्स को डायरेक्ट करना कि ये काम ऐसे चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए। गिविंग डायरेक्शंस टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग, उनको मोटिवेट कर करके करवाना काम, कि भाई इतना काम साल में करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह ऐसे बढ़ जाएगी, वैसे बढ़ जाएगी, बोनस हो जाएगा, ऐसे पंप दे दे के डायरेक्शन देना ताकि वो काम अच्छी तरह करें। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज, और उनके सर पे खड़े रह के काम करवाना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है? अंडर दिस मैनेजर ट्राइज टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि भाई एक्चुअल में तो हमारी इतनी परफॉर्मेंस है, मगर हमने प्लान तो किया था इतना। अगर पॉजिटिव है तो एम्प्लॉयर को फायदा देते हैं, उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, प्रमोशन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर नेगेटिव है, भाई सोचा था ज्यादा, काम किया कम, तो उसको धमकियां दे देंगे, भाई अगली बार सही कर देना काम, नहीं तो ओके बाय बाय टाटा कर देंगे तेरे को। ठीक है। तो मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल द टास्क बाय इक्वेटिंग द परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस है, जो उसका प्लान टास्क है, उसके हिसाब से करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये पांचों जो पॉइंट्स हैं, इनके अलग अलग डेडिकेटेड चैप्टर हैं, तो ये हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए, आपको बहुत नॉलेज दी जाएगी यहाँ पे, क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस लेवल पे चाहिए, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अंडर दिस मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं या अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, उनके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज करने का मतलब है, कंप्यूटर में भी या फोन में भी एक टर्म आती है जब आप यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब सारों को कोऑर्डिनेट करके काम करवाना। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन है एवरी मैनेजर का, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। अगर आप दिमाग से सोचिए, अगर वो अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी करता रहेगा, तो कंपनी तो नहीं चलेगी। तो मैनेजर का ये मेन काम है कि उनको रिलेट करना और उनको इंटीग्रेट करना, ताकि उनकी एक्टिविटीज को एक साथ सिंक्रोनाइज करके अच्छे तरीके से काम कराया जा सके। तो इसमें जो ये सिंक्रोनाइजेशन वर्ड है, अगर आपने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में डाल दिया और टीचर ने पढ़ लिया, तो समझ लो कि आपके फुल बटा फुल शायद बाकी सारी चीजें टीचर ना ही पढ़े। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कोऑर्डिनेशन एट डिफरेंट लेवल्स की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स, मतलब ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसके थ्रू होते हैं। इसके अंदर मैंने सब पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन बिगिंस विद द प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के हिसाब से शुरू होती है। प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट नीचे वालों के हिसाब से प्लान बनाता है, मगर कोऑर्डिनेशन करके बनाता है ना, पूछ के ही बनाएगा ना कि इस तरीके से ये काम आप करोगे कि नहीं करोगे। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, प्लान हाई फाई सेट कर लिए, तो काम तमाम समझो वो तो हो ही नहीं पाएगा। बेस्ड ऑन प्लान्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लॉन्च किया जाता है। अगर प्लान बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लॉन्च किया जाएगा, वो भी कोऑर्डिनेशन के तरीके से ही किया जाएगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन ये हो ही नहीं सकता। सी पॉइंट पे चलते हैं। स्टाफ इज रिक्रूटेड, बंदों को रिक्रूट किया जाता है, उनको सिलेक्ट और ट्रेंड किया जाता है एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। और अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो बंदे सिलेक्ट कैसे करेंगे, बंदों को रिक्रूट कैसे करेंगे, कोई प्लान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो विदाउट कोऑर्डिनेशन ये काम भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, टू एंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शंस आर गिवन। जब आपने प्लान को एग्जीक्यूशन करवाना है, प्लान को पूरा करवाना है, लागू करवाना है, अच्छे तरीके से काम करवाना है, तो अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, तो कैसे होएगा, काम ही नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंट्रोलिंग एंश्योर्स नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड
एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग का मेन काम क्या है, जो प्लान बनाया है वही काम करना है ना। तो बेसिकली कंट्रोलिंग भी नहीं अच्छे तरीके से हो सकती अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। कोऑर्डिनेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, उसको भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसको क्यों चाहिए? टॉप लेवल requires coordination to integrate all the activities of an organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज चल रही है उनको इंटीग्रेट, जोड़ के काम करवाना, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को भी चाहिए क्योंकि इन्होंने टॉप लेवल से भी कोऑर्डिनेशन करनी है और नीचे वाले लेवल से भी कोऑर्डिनेशन करनी है और सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन से चलाना है। लोअर लेवल को भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। क्यों? इन्होंने वर्कर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। नहीं किया तो वो हड़तालों पर बैठ जाएंगे, स्ट्राइक कर देंगे। और अगर क्या कहते हैं, मुजाहरा भी कहते हैं इसको, मुजाहरा करना, अगर वो नहीं करते क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ऊपर वालों से, तो भी काम नहीं चलेगा। नीचे वालों से नहीं करते तो भी काम नहीं चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना कंपनी नहीं चलती। तो कंक्लूजन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कंपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके लिए आपको मीनिंग, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें कोऑर्डिनेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में कि होता क्या है मीनिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नेचर और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, जो भी ग्रुप एफर्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट, यूनाइट किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू अ ग्रुप। कोऑर्डिनेशन सिर्फ ग्रुप में होती है, एक आधा इंसान हो तो क्या कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये वर्ड आपको लगातार इस्तेमाल करना है, कोऑर्डिनेशन का कोई भी टॉपिक आ जाए। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, और वो क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करेंगे। सिंक्रोनाइज करने का मतलब एक दूसरे के साथ यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, तभी कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से हो सकती है। तो तभी इंटीग्रेशन होगी, और इंटीग्रेशन होगी तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ये एंश्योर करता है कि जितने भी लोग एफर्ट मार रहे हैं उनके एफर्ट की यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो मेन एम्फेसिस ऑन यूनिफाइंग, बेसिकली यूनिफिकेशन पे मेन फोकस होगा। मैंने यूनिफाइंग के स्पेलिंग थोड़े उल्ट सुल्ट लिख रहे हैं, मैं फिर से लिख लेता हूं। बेसिकली यूनिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है। मेन एम्फेसिस ऑन यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एज कंफ्लिक्टिंग एफर्ट्स में कॉज डैमेज टू द फर्म। तो सारों के एफर्ट्स को यूनिफाई करना है, इकट्ठे लेके चलना है। स्पीड में कभी गलती हो जाती है, उसके लिए माफ करना। तो अगर इकट्ठे लेके चलेंगे तभी सही रहेगा। अगर मान लो एक बंदा टाइपिस्ट अपनी स्पीड से टाइप कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर में कोई काम नहीं कर रहा, और तीसरा कलर का गायब है, तो एफर्ट ही नहीं है, तो कंपनी कैसे चलेगी। तो कोऑर्डिनेशन इन सबको क्या करती है, इनके एफर्ट्स को यूनिफाई करवाती है, अच्छे तरीके से चलाती है, ताकि कंपनी को डैमेज ना हो और कंपनी अच्छे तरीके से चले। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो नॉन एंडिंग है, एवर एंडिंग कुछ भी कह सकते हो, कभी खत्म नहीं होगा। हर रोज कोऑर्डिनेशन करनी जरूरी है, तभी काम चलेगा। ये नहीं कि एक दिन कोऑर्डिनेशन किया और दूसरे दिन काम ही नहीं किया। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज परवेजिव फंक्शन। परवेजिव का मतलब है हर एक लेवल पे होगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। हर एक लेवल नीचे वाले और ऊपर वाले लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन कौन करवाएगा? मैनेजर। मैनेजर की ड्यूटी है कि इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट अलोन। सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि नीचे वाले सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल अदर मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बनाई तो फिर कंपनी खत्म। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है? डेलिब्रेटली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। दे शुड डेलिब्रेटली परफॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंड नॉट फोर्सफुली। किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना कोऑर्डिनेट कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। तो उसको मोटिवेट करके, बंदों को मोटिवेट करके कोऑर्डिनेट कराना पड़ता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके लिए आपको मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो इंट्रो में लिखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसकी वीडियो मैंने नीचे कोऑर्डिनेशन की अलग से बनाई हुई है, मीनिंग वगैरह की, तो वो आप जाके देखिए और उसमें मीनिंग ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो कोऑर्डिनेशन का है वो ये आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है आजकल। पहला, ग्रोथ इन साइज। इन द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइजेस
with the increase in the size of organization। खुद सोचिए, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा इंसान को एम्प्लॉय कर देंगे, तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉय आएंगे, ज़्यादा डिपार्टमेंट आएंगे, तो भाई कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी है। ईच पर्सन हैज़ हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हर एक पर्सन की अपनी अपनी नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजर कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो फिर हाफ हैजर्ड मैनर में काम होना शुरू हो जाएगा और आपको पता है कि फिर कंपनी डूब जाएगी या डूब जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के काम अलग अलग हैं। टाइपिंग का काम टाइपिंग का बंदा करेगा, क्लर्क का काम अलग है, पीएन का काम अलग है, इंजीनियर का काम अलग है, इलेक्ट्रिशियन का काम अलग है। हर एक इंसान का जो कंपनी में काम करते हैं उनका काम अलग अलग है, और जब काम ही अलग अलग है तो उनमें कोऑर्डिनेशन ना बिठाई तो कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर many departments performing different activities, so coordinating is needed या coordination is needed। तो coordinating करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। to unite the efforts and acts of different departments जो है उनको unite करना बहुत ज़रूरी है। अगर unite नहीं करेंगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, so coordinating is needed या coordination आना था इधर, चलो nation लिख लेते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ इसको। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू यूनाइट एफर्ट्स एंड एक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो कभी कभी स्पीड में गलती हो जाती है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है इस तरीके से भी। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में भी वही लिखेंगे, ईच वर्क इज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सपर्ट। ठीक है, हर एक काम एक एक्सपर्ट बंदा करेगा। देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड पर्सन वर्किंग इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाया है तो क्योस फैल जाएगा कंपनी में, कंफ्यूजन फैल जाएगी और कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए सो टू अवॉइड क्योस एंड कंफ्यूजन मैनेजर विल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द वर्क स्मूथली। काम को आसानी से चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है।